तो देखो बच्चों, ये बड़ी सिंपल सी एंट्री है हमारे पास। अगर हम परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करते हैं तो फिक्स एसेट्स को परचेज और सेल की एंट्री से, तो एसेट ही है यार, चाहे फिक्स एसेट्स हो चाहे कोई सी भी हो, एसेट्स हमारे पास आएगी तो हम एसेट्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट वाट कम्स इन, ठीक है। और एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, बढ़ाना है तो क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है। और फिक्स एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह कुछ भी, पैसा चला गया हमारे पास से तो टू कैश या फिर बैंक कर देंगे, एंड टू क्या कर देंगे, सप्लायर। अगर हमने उधार खरीदे, अगर हमने कैसे खरीदे मेरे बच्चों, उधार खरीदे, समझ में आई बात। वो सर क्वेश्चन बता देगा, मैं यस क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व रहता है तो हम बैंक से पेमेंट करते हैं, कैश नहीं करते हैं। अब हम किसी एसेट्स को सेल कर रहे हैं, अगर हम किसी फिक्स एसेट्स को इन केस अगर हम सेल आउट कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, एसेट्स हमारे पास से चली जाएगी। अब जैसे ही एसेट्स हमारे पास से जाएगी तो फिक्स एसेट्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट वाट गोज आउट, एसेट चली गई तो एसेट चली गई तो क्रेडिट, पैसा आएगा तो पैसा आएगा तो बैंक डेबिट या फिर कैश डेबिट, समझ में आया। हो सकता है हम उधार भी दें, हो सकता है हम उधार दें, अगर उधार देंगे तो जिसको भी हम देंगे उसको क्या कर देंगे, डेबिट। जैसे रमेश को बेची तो रमेश डेबिट हो जाएगा, या परचेजर क्या हो जाएगा, डेबिट। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप फिक्स एसेट्स को सेल आउट कर रहे हो तो आइदर या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। मान लीजिए बुक वैल्यू 10,000 है, अब 10,000 रुपये की एसेट्स आपने बेच दी 12,000 रुपये में। अब बताओ, अगर 10,000 की एसेट्स आप 12 में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो गया ना, कितने का प्रॉफिट हो गया, 2,000 रुपये का। तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। इसको बाद में हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं जब फाइनल अकाउंट हम समझेंगे। उसी तरीके से अगर आप 10,000 की एसेट्स यहाँ पर बेच देते 8,000 रुपये में, अगर 10,000 की एसेट्स आप कितने बेचते, 8,000 में या 9,000 में बेचते तो कितने का लॉस हो जाता, 1,000 रुपये का। समझ में आया नहीं है। लेकिन दोनों नहीं होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस हो। जैसे इंडिया या तो मैच जीतेगी या क्या होगी, हारेगी। सर टाई अप भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अगर इतने की उतने में बिक जाए, जितने की है उतने में बिक जाए तो फिर ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई। इसके बाद क्या है हमारे पास, ऐसे एक है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब आपने किसी मशीन को इंस्टॉल करा या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बनाई आपने, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है बच्चों बताओ, कैपिटल। अब बच्चे ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है और एक्सपेंडिचर के लिए हम कितने तरीके का होता है, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। एक बार आप बुक भी निकाल लीजिए, हम TS ग्रेवाल से भी इसकी रेफरेंस दे देंगे। तो व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का बेसिकली मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, आपने कोई पैसा खर्च करा या फिर आपने क्या करा, बेसिकली कोई भी लायबिलिटी इनकर्ड करी। एक्सपेंडिचर का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपने कोई पैसा खर्च करा या फिर आपने क्या करा, कोई लायबिलिटी क्या करी मेरे बच्चों, इनकर्ड करी। किस चीज़ के लिए, लायबिलिटी इनकर्ड करी, मतलब आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपने कोई एसेट्स खरीद ली, तो इसका मतलब आपके पास लायबिलिटी होगी ना आपके सर के ऊपर, बोलो। तो अगर आप पैसा खर्च करते हो, लायबिलिटी इनकर्ड करते हो किसी गुड्स को परचेज करने के लिए या फिर कोई सर्विसेज लेने के लिए या फिर क्या लेने के लिए, कोई सर्विसेज लेने या किसी एसेट्स के लिए, आप किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए, वो बेसिकली एक्सपेंडिचर होता है। अब एक्सपेंडिचर हमारे पास 3 तरीके का होता है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, 11th क्लास में थ्योरी में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं और आपको भी पता होना चाहिए। अगर आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो साल में बार बार होता है, जो कौन से नेचर का है मेरे प्यारे बच्चों, रिकरिंग नेचर। व्हाट इज़ रिकरिंग नेचर, जो साल में बार बार रिपीट होता है, जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है, जिसका बेनिफिट हमें किसके लिए मिलता है, शॉर्ट पीरियड, जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है। यू कैन से कि जिसका बेनिफिट आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जिसका बेनिफिट क्या हो जाता है मेरे बच्चों, एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेवेन्यू एक्सपेंड। जैसे कि एग्जांपल रेंट, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे खर्चे चाहे जो आप बार बार इनकर्ड करते हो, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी बुक से भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, बट ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे। डेबिट साइड जब हम आपको फाइनल अकाउंट समझाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। और अगर इनकम, अगर कोई NPO है, NPO का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो NPO में ये कहाँ चले जाएंगे मेरे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब NPO एक ऐसी संस्था होती है जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, चैरिटी पर्पस के लिए, जैसे कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई डिस्पेंसरी है, कोई अनाथालय, NGOs होते हैं, तो उनकी अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में पहले थी बट अब आपके सिलेबस में हटा दी गई है। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने सुना ही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बेसिकली जब हम कोई पैसा खर्च करते हैं या हमारे सर पे कोई लायबिलिटी आती है किसी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने लैंड खरीदी, मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी और इस वजह से आपके सर के ऊपर क्या आया, कोई कर्ज आया, तो परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी खरीदी, तो ये जो आपने पैसा खर्च किया है या जो आपके ऊपर लायबिलिटी है
दिस इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंड। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे बेटा वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में होता है। समझ में आया? जैसे लैंड है, लैंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट। बिल्डिंग है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। मशीनरी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड का मतलब होता है आगे पोस्टपोनमेंट कर देना, यानी कि वो खर्चा जिसको अभी आपने रिवेन्यू मानने से मना कर दिया एक तरीके से, दैट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको अभी डेफर कर दिया कि इसको बाद में रिवेन्यू मान लिया जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, हम एक पैसा खर्च कर देते हैं लार्ज क्वांटिटी में, और उसके बदले में हमारे पास कोई एसेट नहीं आ रही होती। अगर बदले में कोई मशीनरी आ गई, बिल्डिंग आ गई, लैंड आ गई, तो वो तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। बट हमने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलेगा। जैसे कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, मान लो मैंने 5 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पे लगा दिए। अब अगर मैं 5 लाख रुपए ऐड पे लगा देता हूँ, तो मुझे पता है ये बेनिफिट खाली 1 साल तक नहीं देगा। ये कितने साल तक बेनिफिट देगा, 5 साल तक, मान लेते लंबे टाइम तक बेनिफिट देगा। तो इट्स बेटर कि इस 5 लाख के खर्चे को हम धीरे धीरे अपनी कॉस्ट बनाएं, एकदम से सारी कॉस्ट ना बनाई जाए, सो दैट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सही पिक्चर क्या करे, रिप्रेजेंट करे। एक्चुअली फाइनल अकाउंट आप आगे जाके समझोगे जब बिल्कुल लास्ट में, तो वहाँ पर इसकी थोड़ी और इंपॉर्टेंस क्लियर होती है। बट हमें ना अपने एक्सपेंसेस को उस हिसाब से बुक करना चाहिए जैसे जैसे उससे बेनिफिट डिराइव हो रहा है। तो दैट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो हमने एक बार इनकर्ड कर दिया लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज वैल्यू में, बट जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलेगा, और हम इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, P&L से क्या करेंगे, फिर चार्ज करेंगे। समझ में आया? अमाउंट स्पेंड इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर एनी एक्सपेंसेस, देन है ना, द बेनिफिट ऑफ विच विल बी डिराइव्ड इन अ लॉन्ग पीरियड। एग्जाम्पल जैसे कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा है या कोई स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है, तो ये सब क्या है हमारा। अब एडवर्टीजमेंट का खर्चा 5 लाख कर दिया आपने, और ये 5 साल तक अगर आपको बेनिफिट देगा, तो आपको हर साल कितने का खर्चा बुक करना चाहिए, P&L में हर साल 1 लाख रुपए का खर्चा बुक करना चाहिए। समझ में आई बातें? नहीं? ठीक है सर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद, अच्छा सर ये बुक से भी एक बार ही पढ़ लेते हैं, बट द बुक इज़ सेइंग, तो ये आपकी 11th क्लास में एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, एक्सपेंडिचर के बारे में पूछना, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जामिनर चाहता है कि बच्चों को यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। तो TS ग्रेवाल बुक हम यूज़ करें। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड, और लायबिलिटी इनकर्ड। एक्सपेंडिचर मतलब जो हमने पैसा खर्च किया है, या जो भी हमारे सर पे कर्जा आया है। ज़रूरी नहीं है, कई बार हमारी जेब में पैसा नहीं होता है, तो भी हम क्या करते हैं, खर्चा कर देते हैं लोन लेकर। बोलो भाई। yes, तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो आपने पैसा खर्च किया, जो आपने कर्जा लिया किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए, किसी गुड्स को लेने के लिए, या सर्विसेज लेने के लिए। एक्सपेंडिचर में भी कैटेगराइज इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और एक रेवेन्यू होता है, और एक डेफर्ड भी होता है। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंड, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स। और एसेट्स के बदले अगर यहाँ पर हम फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज फिक्स एसेट्स। आप फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए आप कर रहे हो, या फिर ध्यान रखना आपके पास ऑलरेडी कोई फिक्स एसेट्स है, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए आप पैसा खर्च करो, या फिर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जैसे कि आपकी कार ख़राब हो गई, और कार का आपने इंजन ही क्या करा मेरे बच्चों, चेंज करा दिया। अब कार का इंजन चेंज करा दिया, तो उससे कार की लाइफ बढ़ गई। समझ में आया नहीं? तो ये भी क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन कार की आप सर्विस कराते हो, तो दैट इज़ नॉट कैपिटल एक्सपेंस, वो तो बार बार होएगी। रिपेयर करा रहे हो आप, दैट इज़ नॉट कैपिटल। कोई एक ऐसा अमाउंट स्पेंड करना किसी एसेट्स के ऊपर जिससे उस एसेट की, सुन लीजिए, जिससे उस एसेट्स की लाइफ बढ़ जाए, जिससे उस एसेट्स की लाइफ बढ़ जाए, और जिससे उस एसेट से मुझे बेनिफिट अच्छे ज़्यादा लॉन्ग टर्म्स तक मिलने लग जाए। समझ में आए? तो बेसिकली इट में भी इनकर्ड टू परचेज टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए भी करे जा सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी करे जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर मशीनरी पर, अरे बातें नहीं, मशीनरी परचेज करिए 5 लाख रुपए की गुड्स खरीदने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर खरीदना, कंप्यूटर खरीदना, ये सब मेरे बच्चों क्या है, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड। कहाँ शो करते हैं, एसेट। ठीक है। इसके बाद अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो मैंने आपको बताया जो बार बार अमाउंट स्पेंड या फिर लायबिलिटी इनकर्ड करना फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। इसका बेनिफिट हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 आर सोल्ड, तो 10,000 इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात?
अब 10,000 रुपये का सामान आपने बेच दिया तो 10,000 रुपये का जो गुड्स खरीदा आपने, कॉस्टिंग थी उसकी, तो बार बार खरीदोगे, बार बार बेचोगे, तो वो क्या आपका रेवेन्यू, रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, ये सब मेरे बच्चों क्या है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू, स्टाफ इज पेड सैलरी, स्टाफ को सैलरी दी गई 20,000 रुपये की, ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका बेनिफिट विद इन द सेम, उसी छोटे टाइम के लिए इसका बेनिफिट मिला, लंबे टाइम के लिए बेनिफिट नहीं है। अदर एग्जांपल आर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, 1 महीने बिजली यूज़ करो, 1 महीने का बिल पे करो, 1 महीने इंटरनेट का हम रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, 1 महीने का बेनिफिट मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में आपको समझाऊंगा व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज P&L, और जिनको आता है उन्हें तो पता है ही। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड SPL में भी शो करते हैं। कंपनी के केस में, कंपनी के केस में ट्रेडिंग P&L नहीं बनता, वहाँ पर ट्रेडिंग एंड P&L का क्या नाम रख दिया गया है, SPL का नाम रखा गया है। बात समझ में आई सर जी? बिल्कुल क्लियर है, फालतू टेंशन मत लिया करो आप, बिल्कुल। और NPO के अंदर क्या होता है मेरे बच्चों, बताओ इसको हम कहाँ शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन, यानी कि है वो रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा है, वो एक्सपेंसेस कौन से नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन वो लार्ज अमाउंट में हमने इनकर्ड कर दिया, कुछ ज़्यादा वैल्यू में खर्च कर दिया, तो यार अब हम उसको एकदम से तो चार्ज नहीं कर सकते, उसको हम एकदम से P&L में चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट बैडली इम्पैक्ट कर जाएगा। और प्रॉफिट, जैसे आप कभी शादी में जाते हो, आप एकदम से ज़्यादा खाना थोड़ी खा सकते हो, आप जाओगे थोड़ी कि फ्री का मिल रहा है तो ले भाई खाना खा लो, तो आपको पता है आप खाना ज़्यादा खा लोगे, फ्री का है तो अननेसेसरी क्या होगा, पेट खराबी तो होगा, फिर क्या होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अगर आप एकदम से उसको P&L अकाउंट में चार्ज कर दोगे तो आपका प्रॉफिट बैडली इम्पैक्ट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जो यूजर्स है ना उन्हें लगेगा कि कंपनी ने इस साल कुछ खास कमाए नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। जब हमें पता है इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 5 साल में मिलेगा, तो इट्स बेटर कि हम इसकी कॉस्ट भी कितने सालों में बुक करें, 5 सालों में। समझ में आया? तो डेफर्ड रेवेन्यू में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इन द नेचर, बट रिटर्न ऑफ इसको चार्ज किया जाता है, टू P&L में हम इसको चार्ज करते हैं इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, इसको 1 साल से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज करते हैं। बात समझ में आया नहीं है? ठीक है, बिकॉज इट इज़ एस्टिमेटेड, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी अवेलेबल इन मोर देन 1 फाइनेंशियल, क्योंकि ये माना जाता है कि इसका जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। अरे बोल दो भाई, फॉर एग्जाम्पल लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हम प्यार से क्या बोल देंगे, क्लियर? हाँ जी, इसका स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट भी एग्जाम्पल है। आपने अपने स्टाफ को इंडिया से बाहर भेज दिया, उनके साथ एग्रीमेंट करा कि आप हमारे यहाँ 5 साल काम करोगे, और उनको क्या करा, ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया से बाहर भेज दिया। जब आपने इंडिया से बाहर भेजा, उसमें पैसे लग गए 5 लाख, मतलब 5 मान ले 10 लाख रुपए लग गए। अच्छा, वो हाँ, आगे हमारे साथ तो वो आगे हमारे साथ ही काम देंगे, बेनिफिट्स हमें लॉन्ग पीरियड तक देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है बात? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाती है, यहाँ पर हमारी टेंशन खत्म। ठीक है, तो देखो ऐसे होती हैं चीज़ें जब हम क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर बच्चों सर आप एंट्री समझा रहे थे, एंट्री से कहाँ पहुँच गए? यस बेटा, यही तो होता है सिस्टम। तो परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, ठीक है, ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स की एंट्री क्लियर। एक्सपेंडिचर, अब मान लो आप मशीनरी को इंस्टॉल करा रहे हो, तो मशीनरी को इंस्टॉल कराने के लिए आप जो पैसा खर्च करते हो दैट इज़ एडिड इन द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो है मेरे बच्चों बताओ, मशीनरी को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, मशीनरी यूज़ ही नहीं हो पाएगी। आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो बिल्डिंग को अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है, ईंट पर, लेबर पर, वेजेस पर, वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? सर अब इसकी एंट्री वेंट्री सब करके दिखा देंगे, पहले आप ये सब ट्राई कर लो। चलो ऐसा करते हैं, और तो फिर हम क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे बाद में, पहले अभी हम इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ जल्दी से। हाँ, तो ये जो परचेज सेल वाला है ना, जर्नल वाला,